बेस्ट मैं नींद उर्दू बरहना कहानियों के हालत में लिए अपने कमरे हमारे में बैठी चैनल हुई को थी जब वो सब्सक्राइब शख्स करें मुझे लेने आया और था। बेल वो आइकन को मेरे मामू का दबाएं बेटा था, ताकि मगर इसने हमारी मेरे आने जिस्म वाली के वीडियो निशानात। सबसे पहले मेरा सर आप तक झुका हुआ था और पहुंचे। आंखों से आंसू जारी थे। अब्बा के अल्फाज बाज गश्त बनकर मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। वो लोग तुम्हें लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम इनके साथ चली जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने सर उठाया और अब्बा को खूनख्वार नजरों से देखा। अब्बा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो, मुझे तुमसे नफरत हो गई है अब्बा। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब्बा हाथ पांव बांधे मेरे सामने खड़ा मुझसे माफी मांग रहा था। वो रो भी रहा था, लेकिन इसके रोने की मुझे कोई परवाह नहीं थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। इसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बैरूनी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर वही लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, क्रीम बख्श, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने नफरत भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वो दोनों अंदर आ गए। अब्बा बस बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहे थे कि मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। फिर अब्बा ने मुझे बाजू से पकड़ कर बाहर ले आया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल सूरत से बदमाश लगते थे। उन्होंने हवस भरी नजरों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। अब्बा पीछे रोते रोते दलीज पर ढेर हो गया। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। इन दोनों आबाशों की नजरें मुझे अपने वजूद में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बाप एक जवारी था, इसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वो घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वो भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरी माँ अब्बा की इस आदत को दिल से लगाकर फौत हो चुकी थी। मैं अब्बा की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को फरोख्त कर दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गया तो मालकिन ने एक लड़के को बुलाया। जिदे, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यहीं रहेगी। मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की सू औरत थी, भैंस की तरह पली बड़ी, मेकअप से भरा हुआ चेहरा और डरती डरती इस लड़की के साथ एक कमरे में गई। वहाँ 6-7 मौजूद थी जो सपाट नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और सिसकने लगी। लड़कियां मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। इनकी नजरों में मेरे लिए तरस की एक लहर थी। शायद लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वो उठकर मेरे पास आ गई, कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी कोई लड़की आती है इसका रोना फजूल होता है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। इसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते मेरा दम निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था, लेकिन कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर नाचने के अलावा जिस्म फरोशी का काम भी होता है। वहाँ जितनी भी लड़कियां थी सब जिस्म फरोशी ही करती थी। कुछ ही देर बाद जीदा आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि जीदे ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी, वो मालकिन इतनी सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाएगी, जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो इसके साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर मेरी रूह लरज उठी। जिस्म फरोशी के तस्वर से ही मुझे घिन आने लगी थी। रात हुई तो जीदा कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, रक्षंदा, आ जाओ रक्षंदा। रक्षादा नामी लड़की जीदे के साथ चली गई और मैं थर थर कांप रही थी। मुझे डर लग रहा था कि जीदा दोबारा आएगा और नाम पुकारेगा। हो सकता है इस बार वो मेरा नाम पुकारे। मैं अल्लाह से दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी देर बाद जीदा आया और नाम पुकारा। मतलूबा लड़की इसके साथ रवाना हो जाती। इसी तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई थी कि अब आखिरी गाहक आएगा तो जीदा मुझे लेकर जाएगा। इसी ख्याल से मैं कांपती रही। किसी गैर मर्द के छूने के तस्वर से ही मेरी रूह फना हो जाती थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए गाहक ना आया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी इज्जत महफूज रखी। ये अल्लाह का मुझ पर खास करम था। अनजान जगह थी इसलिए रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर का वक्त था जब जिद ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और सख्त लहजे में पूछने लगी, रात किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो मालकिन मेरे पास आई और मुझे सारता पैर गौर से देखने के बाद कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी का बहाना नहीं चलेगा। तुमने हमेशा यही रहना है और मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है रोना धोना छोड़ दो और अपने घर को भूल जाओ। मैं इसके आगे हाथ जोड़े थे और मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं इज्जतदार घराने से तल्लक रखती हूँ। मालकिन ने तंजिया नजर से मुझे देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियां भी इज्जतदार घराने से तल्लक रखती हैं। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना। आज रात एक खास गाहक आएगा। तुम इन सब लड़कियों में खूबसूरत हो और इस गाहक को भी खूबसूरत लड़के ही पसंद है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जा। जीदा तुम्हें नया सूट लाकर देगा और तुम वो पहनकर तैयार हो जाना। मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम आराम से बाहर आ जाना।
मुझे हिदायत करती हुई चली गई और वह बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर अपनी किस्मत को रोने लगी। मुझे जीदे ने एक सूट ला दिया जिसे मैंने जेब तक निकाल लिया। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती वो इसे कूड़े मारती है। तभी मैं डर गई और दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। ये साइड तक वहाँ जितनी भी लड़कियां थी मैं इन सब में छोटी, स्मार्ट और खूबसूरत थी, इसलिए जब मैं तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियां मुझे रशक भरी नजरों से देख रही थीं। रात हुई और गाहकों की आमद शुरू हो गई। जिस कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और इसके साथ ले जाता। मालकिन की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास गाहक है, इसे खूबसूरती लड़कियां पसंद है, वो मुझे पसंद कर ले और मुझे इसके साथ रात गुजारनी पड़ेगी। वक्त गुजरता जा रहा था, सारी लड़कियां कमरे से चली गई, आखिर में मैं रह गई। इस रात भी ऐसा ही हुआ था, मैं सारी रात जगती रही लेकिन जीदा मुझे बुलाने ना आया। सुबह हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोजाना ही ऐसा होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गाहक को मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरफ से तो ये अच्छा था, बस मेरे दिमाग में ये सोचा कि मैं अपने खानदान में खूबसूरती के लिहाज से मशहूर थी। मेरी कजन मुझे रश्क भरी नजरों से देखती थी, जो कि मेरा बाप जौहरी था। शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। बाज़ औक़ात वालिदैन के बुरे ऐब लड़की की किस्मत पर बदनुमा दाग बन जाते हैं और यही दाग इसके रिश्ते में रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी और साबर औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। माँ बताती थी कि अब्बा इसका कज़न था, इसने बाप के कहने पर इसे शादी की थी। शादी के बाद इसका बुरे दोस्तों में उठना बैठना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इसे जुए की लत पड़ गई थी। कई बार वो जुए में भारी रकम भी जीत कर घर आता था। अम्मा कहती थी कि नबीला के अब्बा जुआ खेलना छोड़ दे, ये हराम की कमाई है, इसे कोई फायदा नहीं होता। अगर जिसमें हराम का एक लुकमा भी डाल जाए तो इबादतें कबूल नहीं होती। तेरी ये बुरी आदत की वजह से नबीला का रिश्ता नहीं आएगा। अम्मा की बातें अब्बा पर असरअंदाज नहीं करती थी, लेकिन वो अम्मा को डांट कर चुप करवा देता था। अगर ज्यादा तू तकरार होती तो अम्मा को मारने से भी गुरेज नहीं करता था। दहला तक कमाता नहीं था, इसलिए हमारे दिन रात फाकों में कट रहे थे। तभी अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अम्मा तनख्वाह लेकर आती तो अब्बा कुछ पैसे जबरदस्ती छीन लिया करता था। अब्बा के करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी। फिर एक दिन अब्बा घर आया और रोते हुए कहने लगा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, मुझे माफ़ कर दो। और माफ़ी भी मांग रहा था। जब इसने मुझे जुए की शर्त पर लगाया था तो इस वक्त सोचना चाहिए था ना। अब तो माफ़ी की गुंजाइश ही खत्म हो गई थी। मैं इस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत थी। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर था मैं खुद को मौत के सुपुर्द कर दूं, कम से कम जिल्लत से तो बच जाऊंगी। लेकिन मुझे वहां से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मालकिन ने कोठे के गेट पर 2 गार्ड तैनात किए हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक मुझे किसी गाहक ने पसंद नहीं किया था। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पर जागते गुजार देती और फिर सुबह होती सोती। सब लड़कियां भी हैरान थी कि हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक मैं किसी गाहक को पसंद क्यों नहीं आ रही। एक लड़की ने अपनी साथी लड़की से मेरे हवाले से 6 मोगियां भी की थी। मैं खामोशी से सुनती रही। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। एक बार भी अब्बा मुझसे मिलने नहीं आया था। शायद इसे मालूम नहीं था कि जिनके हाथों मुझे जुए में हारा था वो मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे मालकिन से बात करनी चाहिए। मैं इसकी मिन्नतें करूंगी, मुझे यहाँ से जाने दे, मैं कोई काम वगैरह करके इसके पैसे उतार दूंगी। इससे बात करने का मौका मिला तो मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन मालकिन किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें छोड़ दूंगी। तू तो मेरे लिए सोने। वो आदमी जिसको तुम तस्वीर दिखा रहे थे, वो तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम इस कोठे पर कैसे पहुंची हो। मैंने इसे बता दिया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें जुए में हारा था और जुआ जीतने वाले तुम्हें यहाँ बेच गए हैं। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की भी नहीं, इसलिए वो वापस चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा, इसने मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारी। जिद ने गौर से मुझे देखा, कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। वो चला गया, मैं दम खुद रह गई। सीधी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मुझे सैर ज्यादा कर दिया था। इसका ये कहना था कि 1 हफ्ता इंतजार कर लो, मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात इसकी बात पर गौर करती रही, कुछ समझ न आया। अलबत्ता मुझे दीदी की आंखों में अपनी लिए मोहब्बत दिखाई दे रही थी। शायद वो मुझे पसंद करने लगा था। वो खुद भी बहुत खूबसूरत और लंबे कद का नौजवान लड़का था। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी इज्जत महफूज होती रही। मालकिन ने दोबारा मेरे बारे में पूछना गवारा भी नहीं किया। तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी, मुझे खरीदने की कोशिश करती कि अभी तक मुझे किसी गाहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात सब लड़कियां गाहकों के साथ कमरों में चलेंगी तो मैं कोना घूमने की गरज से कमरे से बाहर निकली। बरामदे में जीदा और एक आदमी बैठा दिखाई दिए। जीदे के हाथ मोबाइल था और वो इस आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के तासरात बदलते जा रहे थे। मैंने इस आदमी को यह कहते सुना, नहीं भाई नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं कल फिर आऊंगा, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीरें दिखाना। इतना कहकर वो चला गया और मैं तजस्सुस में पड़ गई। मुझे जैसे पूछना ही चाहती थी कि वहाँ मालकिन आगे पूछने लगी, हाँ भाई जीदे, गा को कोई नहीं लड़की पसंद आई। जीदे ने कहा, नहीं आंटी, इसके पास पैसे कम थे, वो थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात गुजारने की जिद कर रहा था। मैंने नहीं माना तो वो चला गया। मुझे देख के झूठ पर मैं हैरान रह गई थी। मैं क्या कहने लगी, तुमने ठीक किया है,
अभी तक इससे किसी मर्द ने नहीं छुआ, मैं इसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो वो इसे के साथ रात गुजारने के ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं इस पर झपट पड़ूं, इसका गला दबा दूं, लेकिन मैं अपने इरादे को अमली जामा न पहना सकी और कमरे में लौट गई। मैं जीदे से बात करने के लिए बेताब थी कि इसने गाहक से क्या कहा था। इसने मेरे साथ रात गुजारने का इरादा बदल दिया। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन मालकिन जीदे के साथ बैठी हुई थी। इसी तरह रात गुजर गई और मुझसे बात ना हो सकी। मुझे जीदे का किरदार पूरी सरार लगने लगा था। मैं इसे बात करने के लिए मौका तलाश कर रही थी। मुझे इस कमरे में से किसी और कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए काफ़ी दिनों में मैंने इस मान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन मालकिन अपने कमरे में आराम कर रही थी। मुझे जीदा बरामदे में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से इसके पास पहुंच गई। मुझे देखते जीदा बौखला गया। अगले ही पल इसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। वो गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर मालकिन ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैंने इससे पूछना चाहती थी, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं जब्त कर गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत महफूज रह गई और मैं किसी गाह को पसंद क्यों नहीं आऊँगी। मगर ये मेरी खाम ख्याली साबित हुई। एक रात जब सब लड़कियां अपने गाह को साथ चली गई तो मैं भी भागने के ख्याल से कमरे से बाहर निकलने की खातिर उठी। दरवाजे पर पहुंची तो मैं एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम लेकर कह रहा था कि हाँ, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसके साथ रात गुजारना चाहूँगा। ये सुनते मेरी जान निकली और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं किसी को मुंह के दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरी मालकिन का दिल मोम ना कर सका। जीदा मुझे ले जाने के लिए कमरे में आकर कहने लगा, परेशान ना हो नबीला, जो लड़का आ रहा है ना, इसकी बात गौर से सुनना। आ जाओ। मैं इससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो जल्दी से बाहर निकल गया। मैं इसके पीछे चल दी। वो मुझे कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। मैं धड़कते और लड़जते वजूद के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पोस्ट किए खड़ा था। मैं इसके पीछे झांकर खड़ी हो गई। वो जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वो तो मेरा कज़न अजीम था। मैं इसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, अजीम तुम? अजीम मेरे मामू का बेटा था। मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बैठने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, हाँ नबीला, मैं जिद्दी से बात हो गई थी, मालकिन सो जाए फिर वो इस कोठे से बाहर निकाल देगा। मैं गुम की कैफियत में मुबतला होकर इसे देखती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पूछना चाहती थी कि इसने होंठों पर उंगली रख दी। मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकले, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। कोठे से निकलने के तसव्वुर से मेरी रूह सरशार हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जिद्दा कमरे में आया और मुझे बाहर आने का कहा। मैं इसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। जिद्दे ने बताया कि मालकिन सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में या दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ, तुम नबीला को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जब हमने ऐसा ही किया। गेट पर जो गार्ड मौजूद था, जिद्दे ने से बातों में लगाया और अजीम के साथ मैं निकल गई। वो सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे नई आज़ादी मिली हो। मैं सारी रात जाने के लिए बेचैन थी। तभी अजीम ने तफसील बताना शुरू की कि मैं तुम्हारे घर गया था। फूफा जान की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने अस्पताल ले गया। जब इनकी तबीयत संभली तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मुझे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें जुए में हार चुके हैं और दोनों लड़कियों ने तुम्हें कोठे पर भेज दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। नबीला, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन अम्मा नहीं मान रही थी। अम्मा कहती थी, नबीला का बाप जवारी है, लोग क्या कहेंगे, तुम किसी और लड़की को पसंद कर लो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। लेकिन मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरी शादी नबीला से नहीं हो सकती तो फिर किसी से नहीं होगी। बहरहाल फूफा के बताने पर मैं फ़ौरन वहाँ गया। जीदा मेरा जानने वाला निकला था। वो वहाँ नौकरी करता था। मैंने जीदे को तुम्हारी तस्वीर दिखाई और उसने मदद की दरख्वास्त की तो इसने वादा कर लिया। वो लोग जब तुम्हारे साथ रात गुजारने की खातिर कोठे पर जाते थे तो जीदा ही नहीं कहता था कि तुम इस लड़की के साथ रात मत गुजारे, इस लड़की को एड्स है और ये ज़िंदगी के दिन गिन रही है। अगर तुम्हें एड्स करवानी है तो तुम भी मर जाओगे, इसलिए तुम्हारे साथ कोई भी रात गुजारने पर राजी नहीं होता था। हम मौका की तलाश में थे। तुम्हें कोठे से निकालना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही। आज वो मौका मिल गया। मुझे फ़ोन कर दिया। जीदे ने मालकिन को जाने में चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब वो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। गार्ड का मसला था। ये गार्ड इत्तेफाक से वॉशरूम में था तो दूसरा जीदे ने बातों में लगा दिया। अब तुम्हारे भागने का इल्ज़ाम जीदे पर नहीं आएगा। मैं सुबह तुम्हें घर ले जाऊंगा और हम सादगी से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अजीम की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारी रात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरी इज्जत अगर महफूज रही थी तो अजीम और जिद्दी की वजह से। इसका सिला तो मैं जिद्दे को नहीं दे सकती थी, लेकिन इसका अजर अल्लाह पाक से ज़रूर देगा। सुबह होते ही मैं अजीम के साथ मामू के घर पहुंच गई और अजीम में सब कुछ अबरी अम्मा को बता दिया। मेरी मेहमानी भी बेपनाह खुश हुई और हमारी शादी करने पर राजी हो गई। इसी शाम हमारा सादगी से निकाह हो गया था। हमारे निकाह में मेरे बाप ने भी शिरकत की थी। वो बहुत शर्मिंदा था और बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा